असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभू पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। झांसी के किले पे आज 9 दिन हो गए थे संग्राम जारी रखा था, लेकिन रानी को आस थी ना तात्या मेरी मदद के लिए जरूर आएंगे। और वैसे तात्या ने 2000 की एक फौज, अस्थाई फौज खड़ी की थी, जिसमें किसान से लेके हमारे वन निवासी भी थे। सीधी बात है, उनमें अनुभव कम था। केवल और केवल राष्ट्र प्रेम और स्वधर्म से प्रेरित लोगों की वो एक फौज थी। ना अनुभव था, ना युद्ध का अभ्यास किसी ने किया था। यहाँ झांसी के अंदर रानी टकटकी लगाए बैठी थी कि तात्या उसकी मदद के लिए 100% आएंगे। और आज 2 जगह पे, इनफैक्ट 3 जगह पे संग्राम होने वाला था। एक झांसी के किले पे, दूसरा झांसी के बाहर जंगल में, और तीसरा बेटवा के तट पर। अब यहाँ झांसी तो आग से झुलस रही थी। वहीं अंग्रेजों को पता चला कि तात्या वहीं झांसी के जंगल में आ गए हैं। और तीसरी जगह बेटवा में प्रत्यक्ष नाना साहब लड़ रहे थे। अब इतिहास को ये नहीं मालूम कि एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ है, किसी ने नहीं लिखा है, लेकिन कांड तो कुछ बहुत बड़ा हो गया। पता नहीं क्यों बेटवा के तट पर हमारी 20 से 22 हजार राष्ट्रवीरों की फौज, लेकिन उनमें एक भगदड़ मच गई। पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन वो तो वहीं पे हार गए। ये हारने का टेलीग्राम अंग्रेजों को जब झांसी में मिला तो उनमें एक नया जोश पैदा हुआ। पहले अंग्रेजों ने ये निर्णय लिया था कि भाई तात्या को आने दो, उसके बाद हम लड़ेंगे। लेकिन इस जीत के टेलीग्राम से उन्होंने अपना निर्णय बदला और तात्या पे अंदर घुस के पलटवार करने का निश्चय कर दिया। अब परिणाम वही हुआ जो होना था। तात्या के सैनिक वहां से भागने लगे। भाई अनुभव ही नहीं था, युद्ध कैसे लड़ते पता नहीं था, बस संख्या थी 2000 की। उन्हों को जबरदस्त मार पड़नी शुरू हो गई तो वो जंगल की दिशा में लौट के फिर भागने लगे। अंग्रेजी सैनिक जोश में आ गए, उनके पीछे वो भी दौड़े। उन्होंने, अंग्रेज के सैनिकों ने पूरे जंगल को ही भाई आग लगा दी। तात्या बहुत दूर तब तक निकल चुके थे। यहाँ झांसी फिर अकेली पड़ गई। आज 11वां दिन था। रानी अखंड दिन रात लगी हुई थी, झांसी बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। और वहीं तात्या की पराजय के वार्ता से वो और ज्यादा हतबल और निराश हो गई। लेकिन फिर भी हमारी रानी ने अगले कुछ दिनों में अपना स्वाभिमान, धैर्य और अपार शौर्य का हमें परिचय दिया है। तात्या को वहीं जंगल से भगा के हीरोज मुड़ा झांसी की तरफ। झांसी के गांव के अंदर घुसा। सारे गांव के जितने भी घर थे, उन घरों को बाहर से कुंडी लगा के सभी घरों को आग में झोंकने का सिलसिला उसने शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से अब तो दोनों पक्षों ने ये तय कर रखा था कि ये जो लड़ाई झांसी में हो रही है, ये आर पार की आखिरी लड़ाई है। रानी के पास गुलाम घोष खान, कुंवर खुदा बख्श, रानी के अंगरक्षक काशीबाई, मोतीबाई, रानी का दीवान रघुनाथ, गुलाम गौस खान, सुंदर, मुंदर और अन्य
अंगरक्षकों की प्रमुख दुर्गा दल की माता झलकारी देवी, जिसने अपनी अद्भुत प्रतिभा, साहस, वीरता और कर्तव्य की परिसीमा को विश्व के सामने रखा है। वहीं माता झलकारी देवी। लेकिन आग बरसती हुई सूरज की गर्मी और लगातार किए जाने वाले युद्ध से हीरोज पूरा अहंकार से जला हुआ था, उसको सहन नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब वो झांसी के किले के तट पे आ गया। सर्वप्रथम उसके सोल्जरों ने तट पे सीढ़ियां लगानी शुरू कर दी। जैसे सीढ़ियां पे चढ़ने प्रारंभ किया, ऊपर से सू सू की आवाज निकली और लेफ्टिनेंट डिंक नीचे गिर गया। लेफ्टिनेंट मिकिल जॉन ऐसे ही स्टंटबाजी करते हुए 30-35 फुट से नीचे आया और गिर गया। ऐसे मेन 4 गोरे अफसरों को गिरते हुए देख के गोरों में तो भाई हलचल मच गई। उस दिन गोरे पीछे हट गए, लेकिन रात को तट की दक्षिण दरवाजे पे गद्दारों ने वोरछी दरवाजा खोल दिया। इस दरवाजा खोलने से पूरे युद्ध की बाजी अंग्रेजों ने पलटा दी। कहने की जरूरत नहीं है कि वो गद्दारी किसने की, भाई अपने प्यारे मोमिनों ने अपनी औकात दिखाई। हाँ, आप कह सकते हो कि भाई योगेश, ये गद्दारी तो इतिहास में सभी ने की है, इसमें हिंदू मुसलमान क्यों कर रहा है भाई। लेकिन मेरे प्यारे सेक्युलर भाई हूँ, मैं इतिहास का छात्र हूँ, ठीक है। तो सत्य घटना तो मैं बताऊंगा और आपके समक्ष सत्य बताने के लिए वो मैं आजकल के जो टीवी मीडिया की वो एंकर है ना, जो एक 1.5 किलो का मेकअप लगा के आती हैं, उन एंकर की तरह एक विशिष्ट समुदाय भिड़ गया, 2 गुटों में झगड़ा हो गया। एक विशिष्ट गुट परेशान हो गया। वो अल्पसंख्यक समुदाय का परेशान हुआ लड़का था। ये मैं ऐसा क्यों बताऊं भाई, अगर मुसलमान था तो था, नाम लूंगा तो नाम लूंगा, उसमें क्या बड़ी बात है। और वैसे भी फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब से लेके सभी जितने भी सोशल मीडिया पे हैं, तो आधे लोग तो हमको भी गाली देते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं। मैं भी ठोकता हूँ उनको सोशल मीडिया पे। और ये मेरे अभी सभी जो जितने भी श्रोतागण हैं, 20, 25, 50, सबको मालूम है कि योगेश तो सुधरेगा नहीं भाई। आज 200 एपिसोड हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ, योगेश तो गाली देता रहेगा, बिकॉज मुझे रोज मैं कम से कम 100 गालियाँ खाता हूँ। चलो फिर से अरे भाई साहब, आप अगर मुझे जो सोशल मीडिया पे लोग गाली देते हैं ना, वो सुनेंगे ना, तो आप भी रात भर सो नहीं पाएंगे। बस हंसते हंसते आंखों में आपके भी आंसू आएंगे। इतनी निकाल निकाल के क्रिएटिव माइंड से गालियां देते हैं। चलो छोड़ो, विषय पे आते हैं। तो दक्षिण में ओरछा दरवाजे में गद्दारी हुई। दरवाजा खोल के हीरोज अंदर घुस गया। पश्चिम दरवाजे से रानी ये देख रही थी, उसको अंदाजा हो गया था कि वहां दक्षिण में क्या चल रहा है। उसने तुरंत निर्णय ले लिया, अपने साथ 1500 वीरों को जोड़ लिया और उसने सीधा किले से पश्चिम दरवाजे से नीचे उतरने का निर्णय लिया। सभी राष्ट्रवीर चौंक गए कि भाई अब क्या करना है। लेकिन जैसे रानी पश्चिम दरवाजे से किले से बाहर आ गई, वो दक्षिण की ओर मुड़ गई और वहां फिर नीचे से दक्षिण दरवाजे से अंदर घुस गई, जहां गोरे ऑलरेडी रात को ऊपर चढ़ गए थे। अब हाल देखो गोरों का, आगे रानी की फौज से लड़ रहे हैं। उनको अंदाजा नहीं है कि भाई पीछे रानी के रूप में प्रत्यक्ष यमदेव विद्युत गति से उनके प्राण लेने आ रहा है। हुआ वैसे ही, रानी घुसी, सबसे आगे रानी थी, 1500 सैनिक पीछे थे।
जैसे अंदर घुसी, ऊपर किले पे जाके रानी को जो यूरोपियन अथवा अंग्रेजी सोल्जर दिखा, रानी ने उसे काटना शुरू किया। आज ये रणचंडिका अब गोरों के खून की जैसे प्यासी हो गई थी। वहां पे लड़के अंग्रेजों को हटा के रानी किले के सबसे ऊपर के सज्जे पे जाके रुक गई। उसको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि किले का पराभव तो अब विधि लिखित है। मन में असंख्य अनंत पर्यायों की हलचल चल रही थी। तभी वहां पे जमे अपने जितने साथीदार थे, उसके सरदार ने उस रानी को एक विनम्र सुझाव दिया। रानी, किले पे रहना अब असुरक्षित है। मेरी प्रार्थना है कि आप शत्रु के घेरे को तोड़ के शहर छोड़ के नाना साहब के सैन्य से कालपी में जा मिले। और इस बीच अगर हम में से किसी को भी मृत्यु आती है तो निश्चित ही हमें मोक्ष मिलेगा। रानी ने उनके प्रति अपनी चिंता जताई और उन्होंने कहा कि भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा हेतु आया हुआ ये मृत्यु रणभूमि में ही हमको मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। लेकिन मैं एक स्त्री देह हूं और इस स्त्री देह की विडंबना अगर होती है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। रानी ने चिंता जताई कि शत्रु मेरे देह की विडंबना भी कर सकता है। जैसे रानी ने कहा, सब वहां पे गरज पड़े। रानी, आप चिंता मत करो, अंतिम श्वास तक हम ये होने नहीं देंगे। अब इतना आश्वासन मिला तो फिर क्या था। रानी रात को अपने साथीदारों को तुरंत बोली, मेरे प्रियजनों, ये हमारी अंतिम भेंट है। जीत के साथ फिर मिलेंगे या रणभूमि में अपना ये नश्वर शरीर, नश्वर देह त्याग देंगे। सुनने वालों के सारे उनके आंखों में आंसू थे। रानी के बगल में उनके पिताश्री खड़े थे, मोरोपंत तांबे। रानी उनको बोली कि पिताजी, आप हाथी पे जमादार खाने में रखे जो भी द्रव्य है वो द्रव्य हाथी पे रखे और अपने साथ 200 हमारे बहादुर सैनिक भी लेने का कष्ट करे और आप यहां से निकल जाए। योग्य समय पे हम आपसे फिर मिलेंगे। थोड़ी देर में फिर प्रत्यक्ष योजना बनी और हर हर महादेव के नारों के साथ रानी किले से नीचे उतरी। पूरी तरह से युद्ध वेश पहने हुए रानी थी। शरीर पे उसने लोहे का वस्त्र डाल रखा था, कमर में जांबिया था, म्यान में तलवार थी और 1 रुपए का सिक्का था जो उसने वस्त्र में बांधा हुआ था। अपने अल्पवयीन पुत्र एक रेशमी वस्त्र में लपेट के उसने पीछे बिठा अपने शुभ्र सफेद बादल पे रानी बैठ गई। रानी नीचे उतरने लगी। आज बादल भी अपना सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार था। रानी उत्तर दरवाजे के पास आई। अंधेरा था। अंधेरे में अंग्रेजों की मदद के लिए टेरी संस्थान ने अपनी एक पलटन भेजी थी और वो पलटन का एक हिंदी पहरेदार, उसने ऊपर देखा, आवाज आई उसको, ऊपर देखा, अंधेरी रात थी, शायद अमावस भी होगी, पता नहीं, हाँ शायद अमावस भी होगी। उसने देखा कुछ आकृतियां उसको दिखी। उसने जोर से चिल्ला के पूछा, भाई कौन है? तुरंत उत्तर आया कि हम टेहरी की फौज के ही हैं, दक्षिण दरवाजे पे ह्यू की मदद के लिए जा रहे हैं। कौन जा रहा था? एक तो पुरुष वेश में रानी थी, एक उसके साथ दासी थी, एक बारगीर था, 9 अंगरक्षकों के साथ और 15 वीर थे। वो वहां से बिजली की रफ्तार से पहरेदार से ओझल हो गए और बाकी के हमारे राष्ट्रवीर आपदा की स्थिति निपटाने किले के ऊपर रहेंगे। उनका मेन उनका एम था अंग्रेजों को रानी के पीछे जाने से रोकना। और उसके लिए वो अपनी जान की बाजी लगाने चौकन्ने हुए बैठे थे किले के ऊपर। अब अंग्रेजों के ये बात पता तो चलनी ही थी
तुरंत लेफ्टिनेंट बोकर अपने कुछ साथीदारों के साथ निकला। तो उसने देखा कि भाई ये राष्ट्रवीर तो छिपे किले पे ही छिपे बैठे हैं, वो हमारे लिए। तो उन सभीयों की नजर से छुप के बोकर रानी के पीछे दौड़ लगाने में कामयाब हो गया। अब यहाँ रानी लगातार बिना थके बिना रुके दौड़ रही थी। लक्ष्य था कालपी शहर। बीच में वैसे भांडार नामक एक गांव में स्वल्प विश्रांति भी उन्होंने ले ली। घोड़ों का दाना पानी भी हो गया, थोड़ा बहुत घोड़ों की मालिश भी हो गई, और वो करवा के ये वीर फिर से कालपी की दिशा में निकल पड़े। रात को जैसे निकल पड़े, प्रमुख रास्ते पे आ गए तो उन्होंने देखा भाई बगल में तो बहुत रास्ते पे धूल है। एक तो अंधेरी रात, बाजू में अगल बगल में सभी जगह धूल ऊपर उठ रही थी। उनका संशय बढ़ा। रानी ने स्पीड स्लो किया। जैसे स्पीड स्लो किया, उसका जो बादल घोड़ा था उसे ऐसा लगा कि कोई उसका लगाम खींच रहा है। अब लगाम खींच रहा है, अंधेरे में रानी को दिखा नहीं, ना आकृति भी दिखी, लेकिन ये तो था कि उसकी घोड़े की लगाम खींचने की कोई लगातार कोशिश कर रहा था। रानी ने अपनी तुरंत बिना रुके बिना कुछ सोचे तलवार चला दी और एक ही झटके में बौकर घोड़े के साथ जमीन पे आ गया। साथीदार जो पीछे चल रहे थे वो चौकन्ने हुए और उन्होंने भी थोड़ा सा ठहर के बौकर के साथ जितने भी आए थे ना उन सबको काट डाला। ये कहते हैं कि ये सारी लड़ाई घोड़ों पे बैठ के ही दौड़ लगाते समय हुई, जमीन पे किसी ने पांव ही नहीं रखे। भाई सुनने में ही अद्भुत लगता है। अंधेरी रात है, हाँ, सभी चल रहे हैं, घोड़ों की आवाज और वो अचानक उठी धूल, वो एक वार से, सभी अद्भुत है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। तो सभीयों का लक्ष्य कालपी था, तो रुकने का वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन एक बात है, मुझे तो लगता है कि भाई ये घटना मेरे दिमाग से जाती नहीं है। आप सोच के देखो कि ये कैसे संभव है कि बिना घोड़ों पे उतरे आप पीछे से कोई आता है और उसको मात दे के आप आगे निकल जाते हो। बाप रे। चलो, तो दूसरे दिन दोपहर हो गई। आज बादल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरे दिन मध्यरात्रि बादल रुका जब कालपी में उसने प्रवेश किया। मित्रों, 102 मील कितने होते हैं? 102 मील कितने होते हैं? लगभग 200 किलोमीटर होंगे। 200 किलोमीटर का अथक प्रवास, और वो बोकर का कांड बीच में आया। वो उसको निपटा के बाल दामोदर को अखंड पीठ पे बिठा के ये रणचंडिका अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची थी। रात्रि को विश्राम के बाद सुबह को वो नाना साहब से मिली। फिर अग्नि रणनीति पे उन दोनों में चर्चा हो गई। तो ये तय हुआ कि रानी नाना साहब के सैन्य के साथ कालपी से थोड़ा नजदीक बाहर अपना डेरा डाल देगी। अब जो नाना साहब का सैन्य उसके साथ आया था ना, उसमें भी भाई खिचड़ी थी। बताता हूं कैसे। मित्रों, किसी भी एक संयुक्त योजना जब बनती है तो एक अलिखित नियम होता है कि उसकी एक टीम होगी। चर्चा और विचार विनिमय के बाद उस टीम का एक नेतृत्व होगा। अब जो योजना बनी है उसको अमल में लाने के लिए आपके पास एक सक्षम नेतृत्व होना जरूरी है। और वो जितने भी टीम में लोग हैं ना, उन सब का ये नेतृत्व पे दृढ़ विश्वास होना ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ इस खिचड़ी में देखो कौन था। बांदा का नवाब था, शाहगढ़ का नरेश था और बाणापुर का राजा था।
अब इन सब में जो एक साथ ये तीनों चारों आए थे ना रानी के साथ, इनमें मतभेद भी थे, मनभेद भी थे, लेकिन ये तात्कालीन एक समान उद्दिष्ट लेके सब एक साथ आए थे। अब बताओ इनमें सुसूत्रता एक की ये कहां से आएगी। झांसी से ह्यूरोज अब रानी के पीछे पड़ा था। अब कूच गांव के पास दोनों फौजें आमने सामने आ गई। वहां एक टुकड़ी के कप्तान ने हमने ये तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन नाम नहीं है मुझे मालूम। तो हमारे राष्ट्रवीरों की एक टुकड़ी के कप्तान ने उसके सैनिकों को फरमान सुनाया कि यहाँ धूप गर्मी बहुत है, लिहाजा युद्ध सुबह हम 10 बजे शुरू करेंगे। सीधी बात है, उसके सैनिक ने उसका जो ये निर्णय था नेता का, उसको शिरोधार्य मान के सुबह 10 बजे तक रुकने का फैसला कर दिया। और ये बात उसकी सही थी, क्योंकि ह्यूरोज को गर्मी से बहुत परेशानी होती थी, ये उनको अब पता चला था। लेकिन ह्यूरोज अहंकार की आग में जल रहा था, तो उसने इधर उधर कुछ नहीं देखा, ना गर्मी की चिंता की, भिड़ गया इस फौज के साथ। और उस दिन सारे हमारे राष्ट्रवीरों का दारुण अपमानास्पद पराभव हुआ। सारे लौट के कालपी पहुंचे। सभी ने एक दूसरे पे दोषारोपण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मित्रों, यहाँ मैं ये जो उदाहरण है, इससे फिर से एक बार साबित हो गया कि मोमिन ये लड़ाई दारुल इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, ये हमारे भारत भूमि के लिए लड़ ही नहीं रहे थे। और हिंदू में आधिपत्य जताने की वो लगातार कोशिश कर रहे थे, और उनको ये मौका मिला, इसलिए वो हमारे रानी के साथ आ गए। वंदे मातरम।